हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम के लिए बीकॉम ओडिशा के सेमेस्टर 2 का मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन 7 मार्क 6 मार्क मतलब देखो अगर मैं पैटर्न के हिसाब से बताऊं तो 3 मार्क्स में भी आए हुए हैं ये क्वेश्चन, 4 मार्क्स की कैटेगरी में भी आया हुआ है, 5 के कैटेगरी में आया है, 6 के कैटेगरी में आया है और 7 के कैटेगरी में आया है। मतलब बेसिकली यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में आता है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए आज का वीडियो, आज का क्लास हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझेंगे। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का तुम्हें लिंक दिया गया है। मोबाइल ऐप जरूर से डाउनलोड कर लेना जिससे तुम्हें सब कुछ मोबाइल ऐप में मिल जाए। ये नोट्स वगैरह जो मैं पढ़ाता हूँ, जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पास्ट ईयर पेपर्स वगैरह बहुत सारे कंटेंट हमने तुम्हारे लिए मोबाइल एप्लीकेशन में ऑलरेडी अपलोड करके रखा हुआ है। साथ में एक तुम्हें नीचे व्हाट्सएप का नंबर मिलेगा, उस व्हाट्सएप नंबर में अपने कॉलेज का नाम मैसेज कर देना ताकि हम तुम्हें तुम्हारे ग्रुप में, कॉलेज के ग्रुप में ऐड कर दें। हमारे पास उड़ीसा के सभी कॉलेज का अलग अलग ग्रुप अवेलेबल है। ठीक है, अब शुरू करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट्सएप जरूर से कर लेना, कोई भी दिक्कत हो नीचे बीकॉम से रिलेटेड, पर्सनल दिक्कत नहीं, गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, पापा पैसा नहीं दे रहे, घर में पीट रही है मम्मी, ये सब प्रॉब्लम नहीं। बीकॉम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है मुझे व्हाट्सएप करके बता देना। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, मेजॉरिटी क्या 100% ऑफ द टाइम हम तुम्हें तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करके देंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फटाफट। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड लॉन्ग क्वेश्चन का टॉपिक है। चलो सबसे पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। लेकिन ये कंपोनेंट्स क्या होता है शुरू करने से पहले समझते हैं ये कंपोनेंट्स होता क्या। कंपोनेंट्स किसको बोलते हैं? एक कंप्यूटर का क्या क्या कंपोनेंट्स होता है? व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर में क्या क्या लगता है? कंप्यूटर में सर सीपीयू लगता है, सर मॉनिटर लगता है, सर माउस लगता है, सर कीबोर्ड भी लगता है, सर बहुत सारे वायर्स लगते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब क्या है? दीज ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर के ये पार्ट्स हैं। ये कंप्यूटर के लिए बहुत जरूरी है, अदरवाइज कंप्यूटर चलेगा नहीं। ये भी बहुत जरूरी है, अदरवाइज कंप्यूटर चलेगा नहीं। इसी तरीके से हर एक पार्ट जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है कंप्यूटर के लिए। तो दीज आर नोन एज कंपोनेंट्स। उसी तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या क्या कंपोनेंट्स होता है? मैक्रो इकोनॉमिक के 7 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। 7 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, 7 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, 7 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। पहला, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम निकालते हैं, नेशनल इनकम का अकाउंटिंग करते हैं, नेशनल इनकम हम लोग फाइंड आउट करते हैं, नेशनल इनकम का हम लोग एनालिसिस करते हैं। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में। मैक्रो इकोनॉमिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नेशनल इनकम अकाउंटिंग। अब नेशनल इनकम अकाउंटिंग के अंदर हम करते क्या है? हम लोग जीडीपी को मेजर करते हैं, मेजरिंग जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट यूनिट हमारा नेशनल इनकम के बारे में है, वहां जाकर हम डिटेल में पढ़ेंगे जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, ये सब हम वहां पर जाकर डिटेल में पढ़ने वाले। अभी के लिए हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग के अंदर मेजरिंग जीडीपी जनरेटेड विद इन द कंट्रीज बॉर्डर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक साल के अंदर कंट्री के बॉर्डर के अंदर कितना जीडीपी जनरेट हुआ। इट ऑल्सो हेल्प पॉलिसी मेकर। ये किसको हेल्प करता है? पॉलिसी मेकर्स को हेल्प करता है। हु आर द पॉलिसी मेकर्स? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट है, जीओआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज को बनाते हैं, मतलब फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इस प्रकार के बहुत सारे पॉलिसीज को बनाते हैं। तो जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं उनको हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स पॉलिसी मेकर टू एसेस द हेल्थ एंड परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। जैसे तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड होता है, तुम्हारा परसेंटेज कैलकुलेट होता है कभी एग्जाम का,
परसेंटेज से क्या पता चलता है? तुम कितना पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारा एग्जाम में परफॉर्मेंस कैसा है, तुम क्लास में ध्यान से पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, ये सब कुछ पता चलता है तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड से, तुम्हारा परसेंटेज से। उसी तरीके से जब हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग करते हैं तो हमें इकोनॉमी का परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है और इकोनॉमी के हेल्थ के बारे में पता चलता है। इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रहा है, इकोनॉमी का हेल्थ कैसा है, इकोनॉमी अच्छे से फंक्शन कर रहा है नहीं कर रहा है, कुछ करेक्टिव मेजर्स लेने हैं नहीं लेने हैं, ये सब कुछ हमें पता चलता है जब हम लोग नेशनल इनकम अकाउंटिंग करते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। क्लियर है बात? चले नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है हमें? सेकेंड पॉइंट बोलता है एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या ये इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए? यस। इकोनॉमी में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, ये फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। रीजन, बिकॉज जब तक हमें पता नहीं होगा कि हमारे देश में कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, जब तक हमें पता नहीं होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे दूर किया जाता है, जब तक हमें पता नहीं होगा कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड है, जब तक हमें पता नहीं होगा कौन से सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी है, तब तक हम इकोनॉमी का प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हम प्रॉब्लम्स के में बात किए थे कि इकोनॉमी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है हमारा एम्प्लॉयमेंट एंड जो है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा इकोनॉमी का है। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए हमारा एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है एम्प्लॉयमेंट के बारे में स्टडी करना एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में स्टडी करना। देखो, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक एग्जामाइंस लेबर मार्केट डायनामिक्स इंक्लूडिंग, हम यहां पर लेबर मार्केट के बारे में पढ़ते हैं। देखो, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मार्क कर रहा हूं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है? देखो, लेबर मार्केट डायनामिक्स। व्हाट इज लेबर मार्केट डायनामिक्स? लेबर मार्केट, जैसे हर एक चीज का मार्केट होता है, सब्जी बाजार होता है, शेयर बाजार होता है, शेयर मार्केट होता है, सब्जी मार्केट होता है, सब्जी मार्केट में सब्जी का ट्रेडिंग किया जाता है, शेयर मार्केट में शेयर का ट्रेडिंग किया जाता है। तो क्या लेबर मार्केट में लेबर का ट्रेडिंग होता है? नहीं। लेबर मार्केट से हमें पता चलता है कि इकोनॉमी में कितने लेबर अवेलेबल हैं। लेबर मार्केट से हमें पता चलता है कि इकोनॉमी में कितना अनएम्प्लॉयमेंट है। लेबर मार्केट से हमें पता चलता है कौन से सेक्टर में कितना लेबर का डिमांड है। तो लेबर मार्केट के बारे में पढ़ना जरूरी है। मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामाइन लेबर मार्केट डायनामिक्स इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट लेवल, इकोनॉमी में क्या एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस है, क्या अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है, मतलब कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो होता है, कितने लेबर हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कौन सा रनिंग रेस हो रहा है, क्या रनिंग रेस में पार्टिसिपेट करेंगे? बताओ, क्या लेबर लोग रनिंग रेस में पार्टिसिपेट करेंगे? नहीं। कितने लेबर ऐसे हैं जो इकोनॉमी में के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इसका मतलब इकोनॉमी में उनका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आ रहा है। ऐसे कितने लेबर हैं, मतलब वो लोग कितने ऐसे लेबर हैं आउट ऑफ टोटल लेबर जो अभी फिलहाल जॉब में काम कर रहे हैं। जब वो जॉब में काम करेंगे तो वो इकोनॉमी के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेंगे। इसका मतलब हम यहां से पता लगाते हैं ऐसे कितने लेबर हैं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो, ऐसे कितने लोग हैं जो अभी फिलहाल काम कर रहे हैं। और वेज का ट्रेंड, मार्केट में वेज रेट क्या चल रहा है, ये वेज रेट बढ़ रहा है, वेज रेट कम हो रहा है, लेबर ज्यादा अवेलेबल हैं कम अवेलेबल हैं, सब कुछ हमें पता चलेगा जब हम एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 3 में। पॉइंट नंबर 3 क्या बोलते हैं हमें? प्राइस लेवल, जिसको हम इन्फ्लेशन के नाम से भी जानते हैं। प्राइस लेवल, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस लेवल? प्राइस लेवल का मतलब होता है इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ रहा है, मतलब प्राइस इंक्रीज हो रहा है या प्राइस डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होना को हम डिफ्लेशन बोलते हैं,
इंक्रीज होना को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। क्या प्राइस इंक्रीज होना इकोनॉमी के लिए अच्छा है या बुरा है? प्राइस इंक्रीज होना इकोनॉमी के लिए अच्छा बात है, लेकिन एक लिमिट में इंक्रीज होना अच्छा। एक्सेसिव इन्फ्लेशन हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक टारगेट इन्फ्लेशन सेट करता है। मान लो इस साल का टारगेट है 5% का, तो इस साल अगर प्राइसेस प्रोडक्ट का 5% से राइज होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ये हमारे टारगेट के अंडर है। लेकिन अगर ये 5% से ज्यादा बढ़ जाए, मान लो 8% या 10% बढ़ जाए, तब ये इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। और हाइपर इन्फ्लेशन हो जाए, मतलब मान लो 30-40% बढ़ जाए, तो इसको बोलते हैं सिचुएशन ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन। तो ये भी इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। तो टारगेट में रहना अच्छी बात है। इनफैक्ट टारगेट से थोड़ा नीचे रहना ही ठीक है। टारगेट अगर 5% का है तो 4.5% हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 5.5 हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। तो थोड़ा मोड़ा इन्फ्लेशन तो अच्छी बात है इकोनॉमी के लिए, ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए। तो क्या डिफ्लेशन अच्छा है? डिफ्लेशन बहुत बुरा है। इन्फ्लेशन जितना बुरा है ना, डिफ्लेशन उससे बहुत ज्यादा बुरा है। अगर प्रोडक्ट का प्राइसेस कम होना लग जाएगा, पब्लिक के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएंगे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डूब जाएंगे, क्योंकि सेल प्राइस कम हो जाएगा लेकिन उनका कॉस्ट वो रह जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, बिजनेस बड़े डिसीजंस नहीं ले पाएगा, प्रोडक्शन के डिसीजन नहीं ले पाएगा, क्योंकि प्राइसेस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इस वजह से इन्फ्लेशन अच्छा है, लेकिन विद इन टारगेट अच्छा है। ज्यादा इन्फ्लेशन अच्छा नहीं है। डिफ्लेशन मतलब प्राइस कम होना, वो कंट्री के लिए और बुरा सिचुएशन है। पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 को। इट एनालाइज द ओवरऑल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी। कितना इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशनरी प्रेशर को एनालाइज करता है। एंड इंक्लूड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई बोलते हैं। कंज्यूमर, हम इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए कुछ इंडेक्स का यूज करते हैं। सीपीआई हो गया, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पीपीआई हो गया, होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई हो गया। इस तरीके का बहुत सारा इंडेक्स यूज किया जाता है इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। आगे जाकर हम सभी इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3-4 के पास में, ठीक है। एंड वेरियस इन्फ्लेशन रेट्स, क्लियर है पॉइंट नंबर 3। आते हैं पॉइंट नंबर 4 में। पॉइंट नंबर 4 हमारा क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी होता है, जो कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमारा इकोनॉमी है उसको दो तरीके से कंट्रोल करता है, एक फिस्कल पॉलिसी के थ्रू और दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। फिस्कल पॉलिसी का पूरा कंट्रोल होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, मतलब मोदी सरकार के पास, और मॉनेटरी पॉलिसी का पूरा कंट्रोल होता है आरबीआई के पास, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। तो अभी फिलहाल जो हम पॉइंट पढ़ रहे हैं, पॉइंट नंबर 4, वो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका पूरा कंट्रोल किसके पास है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है। मनी सप्लाई को रेगुलेट कैसे करता है? या तो इंटरेस्ट रेट को राइज कर देगा, इंटरेस्ट रेट को कम कर देगा। इंटरेस्ट रेट अगर राइज हो जाएगा, मान लो लोन्स पर इंटरेस्ट रेट राइज हो गया, पहले लोन 10% पर मिलता था, अब 15% कर दिया, तो मेरे जैसा इंसान जो पहले लोन लेने गया था बैंक में, क्या अब वो और लोन लेगा? नहीं लेगा, बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो गया। या मैं पहले ज्यादा लोन लेने वाला था तो अब कम लूंगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो गया। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई बढ़ा देता है ऑन लोन्स, तो क्रेडिट कंट्रोल हो जाता है, मतलब मनी सप्लाई कम हो जाता है। वहीं पर अगर मनी सप्लाई बढ़ाना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देगा। इस तरीके से और ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसको आरबीआई कंट्रोल करता है और उससे मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। तो आओ पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4, मनी सप्लाई या मॉनेटरी पॉलिसी जिसके थ्रू आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। मॉनेटरी पॉलिसी फोकस ऑन द मैनेजमेंट ऑफ मनी सप्लाई। यहां पर मेन काम होता है मनी सप्लाई का मैनेजमेंट। इंटरेस्ट रेट को रेगुलेट करता है। क्रेडिट कंडीशन बाय सेंट्रल बैंक टू अचीव मैक्रो इकोनॉमिक गोल सच एज प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो प्राइस स्टेबिलिटी लाना पड़ेगा। मतलब अगर मनी सप्लाई को कंट्रोल करने से प्राइस स्टेबिलिटी आएगा। अगर प्राइस स्टेबिलिटी चाहिए तो मनी सप्लाई को रेगुलेट करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करना है
तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लाना पड़ेगा। एक्सपेंशनरी पॉलिसी से क्या होगा, ज्यादा खर्च करो, मनी सप्लाई को बढ़ा दो, जिससे इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट होगा, डिमांड क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ। ये सारे चीजों को लाने के लिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करता है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 4, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, फिस्कल पॉलिसी। अभी जस्ट बताया जैसे मॉनेटरी पॉलिसी होता है वैसे ही फिस्कल पॉलिसी होता है। फिस्कल पॉलिसी का पूरा कंट्रोल किसके पास होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होता है। फिस्कल पॉलिसी का 2 कंपोनेंट होता है। गवर्नमेंट का 2 काम है, गवर्नमेंट टोटल 2 काम करता है। क्या क्या, हमसे टैक्स लेता है और एक्सपेंडिचर करता है, मतलब हमसे पैसा लेकर खर्च करना। जैसे हम पापा से पैसा लेकर खर्च करते हैं ना, वैसे ही गवर्नमेंट हमारे साथ करता है। गवर्नमेंट हमसे टैक्स का पैसा लेता है और खर्च करता है। तो गवर्नमेंट जो काम करता है उसको पैसा को कलेक्ट करना, मतलब टैक्सेस लेना, और एक्सपेंडिचर करना, ये दोनों को मिलाकर क्या बनता है, फिस्कल पॉलिसी बनता है। फिस्कल पॉलिसी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, इस प्रकार के पॉलिसीज को गवर्नमेंट फॉलो करता है, जिससे कि इकोनॉमी को वो कंट्रोल कर पाए, इकोनॉमी में डिमांड को कंट्रोल कर पाए और बाकी चीजों को कंट्रोल कर पाए। आगे जाकर हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं फिस्कल पॉलिसी के बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। यहां पर बेसिक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के जैसा दिया हुआ है, पूरा डिटेल में अगर पढ़ेंगे तो पूरे 1 घंटे का टॉपिक है खाली फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, आओ देखते हैं फिस्कल पॉलिसी के अंदर में क्या क्या लिखा है। फिस्कल पॉलिसी इन्वॉल्व्स गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड स्पेंडिंग, मतलब टैक्स कलेक्ट करो और खर्चा करो। जैसे हम पापा से पैसा लेते हैं, खर्चा करते हैं, गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेता है, खर्चा करता है। स्पेंडिंग डिसीजन एम्ड एट इन्फ्लुएंसिंग एग्रीगेट डिमांड, जिससे एग्रीगेट डिमांड पर इंपैक्ट पड़ेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी पर इंपैक्ट पड़ेगा, एंड रिसोर्स एलोकेशन का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगा। तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 5, फिस्कल पॉलिसी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट, जिससे मैक्रो इकोनॉमिक, जिससे गवर्नमेंट पूरा हमारे इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। ठीक है, चलते हैं पॉइंट नंबर 6, इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस। पॉइंट नंबर 6 है इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंस। ये मैक्रो इकोनॉमिक का एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इंटरनेशनल ट्रेड मतलब बाहर कंट्री के साथ हम क्या, हमारा ट्रांजैक्शंस है। इंटरनेशनल ट्रेड, इंपोर्ट क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, हम कौन से कंट्री से ले रहे हैं, कौन से कंट्री को दे रहे हैं, ये हो गया हमारा इंटरनेशनल ट्रेड का पार्ट। और फाइनेंस, इट एनालाइज द इंटरेक्शन बिटवीन कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, कैपिटल फ्लोज, एक्सचेंज रेट, डॉलर का क्या प्राइस है अभी, $1 इक्वल्स टू अभी होगा 79.80 के आसपास। ठीक है, एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, आखिरी पॉइंट पढ़ लेते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 क्या बोलता है, लाइट चला गया, लाइट के वजह से ये जो मेरा चेहरा छुप गया, बिकॉज इधर लाइट जल रहा था और लाइन चला गया। ठीक है, फिर भी हम हमारा पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। पॉइंट नंबर 8, क्योंकि स्क्रीन में सबको सब कुछ दिखाई दे रहा है। पॉइंट नंबर 7, ये ज्यादा बेटर लग रहा है क्या तुमको, मेरे को देखकर क्या करोगे, स्क्रीन देखो पूरा क्रिस्टल क्लियर आ रहा है अब, है ना। चलो पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 क्या बोलता है, पॉइंट नंबर 7 बोलता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पॉइंट नंबर 7, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, द डिटर्मिनेंट्स ऑफ लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंक्लूडिंग फैक्टर्स सच एज टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, इकोनॉमी के अंदर कौन क्या टेक्नोलॉजी का प्रोग्रेस हो रहा है, ह्यूमन कैपिटल एक्युमुलेशन, ह्यूमन कैपिटल मतलब अगर हमारे कंट्री के लोग अच्छा पढ़ाई करेंगे, अच्छा हेल्थ होगा, तो कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल अच्छा होगा, मतलब एक अच्छा इंसान बनाना। हमारे कंट्री में 140 करोड़ जनता तो है, लेकिन अच्छे लोगों का बहुत कमी है। अच्छा लोग मतलब मैं नियत अच्छा नहीं बोल रहा हूं, अच्छा इंसान मतलब इकोनॉमी के लिए जो अच्छा है। इकोनॉमी के लिए कौन अच्छा है, जिसके पास अच्छा एजुकेशन है, जिसका हेल्थ अच्छा है, जो इकोनॉमी के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकता है, उस इंसान को हम अच्छा इंसान बोलते हैं, मतलब उस इंसान को हम ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से अगर देखें तो 140 करोड़ पॉपुलेशन तो है कंट्री का, लेकिन ह्यूमन कैपिटल 10 करोड़ भी अच्छा नहीं है, मतलब 10 करोड़ लोग भी ऐसे नहीं है जो अच्छे तरीके से पढ़ सके और उनका हेल्थ अच्छा है, ऐसे इंसान 10 करोड़ भी नहीं है, मतलब 10% ऑफ द पॉपुलेशन भी हमारा ह्यूमन कैपिटल अच्छा नहीं है। तो हमें ह्यूमन कैपिटल अच्छा चाहिए,
जब तक ह्यूमन कैपिटल अच्छा नहीं होगा तब तक कंट्री का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी, हेल्थ का क्या स्टेटस है, एजुकेशन का क्या स्टेटस है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या स्टेटस है, एंड प्रोडक्टिविटी ग्रोथ, इकोनॉमी में कितना प्रोडक्टिविटी का ग्रोथ हो रहा है। तो ये पूरा पॉइंट हो गया, 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैक्रो इकोनॉमिक कंपोनेंट का। एग्जाम के लिए एक लॉन्ग क्वेश्चन का फॉर्म में बहुत बार आता है, तो जरूर से लिख कर आना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी मत छोड़ना। 100% पढ़ाई करना है, मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, सारा नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पास्ट ईयर पेपर्स, प्रैक्टिस सेट्स और बहुत कुछ मैं तुम्हें वहां पर दूंगा। मेरे से इंटरेक्शन कर सकते हो, डाउट कर सकते हो, डाउट क्लासेस होते हैं, अलग से रिवीजन क्लासेस होते हैं, ये सब कुछ मोबाइल ऐप में अलग से होता है। पूरा कंटेंट, अगर तुम्हें मोबाइल एप्लीकेशन का नीड नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पूरा कंटेंट तुम्हें यूट्यूब में मिलेगा। सेमेस्टर 2 का मैक्रो इकोनॉमिक सब्जेक्ट का 100% वीडियोस में अपलोड करूंगा, पूरा सिलेबस। लेकिन अगर तुम्हें एक्स्ट्रा कंटेंट चाहिए तो वो तुम्हें मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर में मिलेगा। साथ में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ग्रुप में तो ऐड हो ही जाना, ताकि बहुत सारा फ्री का बेनिफिट जो कॉलेज रिलेटेड है वो तुम्हें हम प्रोवाइड कर सके। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।